फ्रेंड्स, दरअसल सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मेरे जो टीजीटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं आज वीडियो लेकर आया हूं। और आज के हमारे जो राइटर हैं वो बहुत ही, अगर मैं बात करूं, मॉडर्न एज के एक बहुत ही इंग्लिश लिटरेचर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर्स हम जिनको कह सकते हैं अगर मॉडर्न एज के, तो उनमें से एक हैं और नाम है इनका जॉन गाल्सवर्दी साहब। नाम क्या है साहब? जॉन गाल्सवर्दी साहब। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इनकी लाइफ के बारे में, इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इनके जो अवार्ड्स हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और जैसा कि मैंने टीजीटी के स्टूडेंट्स के लिए बताया था, 40% जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो जो राइटर्स आपके चार हैं उनमें, जैसे जॉन गाल्सवर्दी आपके 4th राइटर हैं जो मैंने अब तक नहीं कराए थे, आज मैं उन्हीं से कनेक्टेड वीडियो आपको लेकर आया हूँ। तो आप देखेंगे 40% क्वेश्चन जो हैं वो इनकी लाइफ से कनेक्टेड, इनके वर्क्स, कौन सा वर्क इन्होंने लिखा, कब पब्लिश हुआ, इससे कनेक्टेड पूछे जाएंगे। और आप पिछली परीक्षाओं को उठा के देख लीजिए, पिछले पेपर्स को उठाकर देख लीजिए, और आगे जब परीक्षा देकर आएंगे तब आप कहेंगे कि हाँ, विशाल सर ने बिल्कुल सही कहा था। तो आज का वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला पॉइंट है, ही वॉज बॉर्न ऑन 14 अगस्त 1867 किंगस्टन अपॉन थेम्स, सरे, इंग्लैंड। जॉन गाल्सवर्दी जी का जन्म 14 अगस्त 1867 को किंगस्टन, जो कि थेम्स नदी के पास है, जो कि सरे नामक स्थान पर पड़ता है और देश का नाम है इंग्लैंड, तो यहाँ इनका जन्म हुआ था। तो साहब कब जन्म हुआ? 14 अगस्त 1867 को इनका जन्म हुआ। स्थान था किंगस्टन अपॉन थेम्स, जो कि सरे एरिया में पड़ता है इंग्लैंड के। और इंग्लैंड कहाँ पड़ता है? उन्होंने कहा साहब यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। दूसरा पॉइंट, हिज फादर्स नेम वाज जॉन गाल्सवर्दी। पुत्र का नाम भी जॉन गाल्सवर्दी, पिता का नाम भी जॉन गाल्सवर्दी। एंड हिज मदर्स नेम वॉज ब्लैंचे बेली, और इनकी माँ का नाम था ब्लैंचे बेली। फादर का नाम जॉन गाल्सवर्दी, पिता और मदर का नाम ब्लैंचे बेली। तीसरा, हिज फादर वॉज ए सॉलिसिटर। अगर मैं बात करूं तो इनके पिता एक सॉलिसिटर थे, यानी कि एक लॉयर थे। और अगर अत्युक्ति नहीं होगी अगर ये कहा जाए कि ये एक बहुत ही समृद्ध परिवार में इनका जन्म हुआ था, और जो हम लोग कहते हैं कि सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, जब ये पैदा हुए तो बहुत लकी चाइल्ड के रूप में इनका जन्म हुआ था साहब। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है 4th, फ्रॉम 1881 टू 1886 ही अटेंडेड हैरो स्कूल। 1881 से लेकर 1886 तक इन्होंने हैरो स्कूल को ज्वाइन किया। एंड ही वेंट ऑन टू स्टडी लॉ एट न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड। और उसके बाद जब इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा कंप्लीट की, स्कूल की शिक्षा कंप्लीट की, उसके बाद इन्होंने एडमिशन लिया एज अ लॉ स्टूडेंट न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड में। कहाँ साहब? न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड में एज ए लॉयर, मतलब एज ए लॉ स्टूडेंट। नेक्स्ट, इन 1890 ही वॉज कॉल्ड टू द बार एट लिंकन्स इन। 1890 आया, उसके बाद उन्हें बुलाया गया द वॉर एट लिंकन्स इन। लिंकन्स इन की बार में इनका स्वागत किया गया साहब। इन 1891 ही जर्नीड राउंड द वर्ल्ड फॉर 2 years। 1891 की अगर बात करें, जब इन्होंने लॉ कंप्लीट कर लिया, उसके बाद ये वर्ल्ड टूर पर निकले और कुछ देशों की इन्होंने यात्राएं की, जिसमें कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, एशियन कॉन्टिनेंट और साउथ सीज के देश शामिल थे। कनाडा गए, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में गए, एशियन कॉन्टिनेंट में आए और साउथ सीज के देशों में भी इन्होंने भ्रमण किया। उसके बाद इन 1895 ही बिगेन एन अफेयर विद एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर। 1895 में इनका एक प्रेम संबंध प्रारंभ हुआ, जिस महिला से हुआ उनका नाम था एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर। और ये कोई बाहर की महिला नहीं थी, कोई बैचलर महिला नहीं थी,
द वाइफ ऑफ हिज कज़न मेजर आर्थर गाल्सवर्दी। ये इनकी रिश्ते में भाभी लगती थी। इनके एक कजिन थे जिनका नाम था मेजर आर्थर गाल्सवर्दी। उनकी पत्नी के साथ इनका अफेयर स्टार्ट हुआ और 1895 में ये अफेयर स्टार्ट हुआ और 10 ईयर्स लेटर आफ्टर हर डाइवोर्स दे मैरिड ऑन 23 सितंबर 1905। अफेयर 1895 में स्टार्ट हुआ और इसके 10 वर्षों के बाद जब एडा नेमेसिस जी ने अपने हस्बैंड मेजर आर्थर गाल्सवर्दी से डाइवोर्स लिया, उसके बाद 23 सितंबर 1905 को इनका विवाह एडा नेमेसिस से हुआ। ठीक है साहब, तो एक मिस्टीरियस मैरिज है ये। उसके बाद इन 1897 ही बिगैन हिज लिटरेरी कैरियर विद ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। 1897 में इन्होंने अपना एक साहित्यिक कैरियर आरंभ किया अपने शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन से, जिसका नाम था फ्रॉम द फोर विंड्स। क्या नाम था साहब? फ्रॉम द फोर विंड्स, पब्लिश्ड अंडर द पेन नेम जॉन सेंट जॉन। और ये वर्क इन्होंने अपने पेन नेम सीडोनेम जॉन सेंट जॉन के नाम से पब्लिश कराया था। हालांकि इट वॉज ए फेलियर, इनका ये वर्क असफल हुआ। ही कॉल्ड इट माई फर्स्ट सिन। और आगे चलकर इसी को लेकर जॉन गाल्सवर्दी साहब ने स्वयं ये स्टेटमेंट दिया और कहा कि ये मेरा जो वर्क था फ्रॉम द फोर विंड्स, ये माई फर्स्ट सिन, मेरा पहला अपराध था, मेरा पहला पाप था। ठीक है साहब, तो 1897 में इनका लिटरेरी कैरियर स्टार्ट हुआ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन फ्रॉम द फोर विंड से, जो कि इन्होंने अपने पेन नेम जॉन सेंट जॉन से पब्लिश कराया था और आगे चलकर इसी वर्क को इन्होंने माई फर्स्ट सिन की नाम की संज्ञा दी। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, अगला पॉइंट 9th नंबर। इन 1898 हिज फर्स्ट फुल लेंथ नॉवेल जॉसलिन वाज पब्लिश्ड अंडर द नेम ऑफ जॉन सेंट जॉन। 1898 में इनका पहला फुल लेंथ नॉवेल पब्लिश हुआ, नाम था जॉसलिन, और ये इनके पेन नेम जॉन सेंट जॉन के अंडर में ही पब्लिश हुआ था। ठीक है साहब, 1897 में इनकी पहली शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन पब्लिश हुई। 1898 में इनका पहला फुल लेंथ नॉवेल पब्लिश हुआ, नाम था जॉसलिन, और ये इन्होंने जॉन सेंट जॉन के नाम से पब्लिश कराया था। इन 1904 ही बैड गुड बाय टू हिज पेन नेम एंड स्टार्टेड राइटिंग अंडर हिज रियल नेम। 1904 आते आते इन्होंने अपने पेन नेम जॉन सेंट जॉन से अलविदा कहा और फिर ये अपने वास्तविक नाम जॉन गाल्सवर्दी नाम से उन्होंने राइटिंग की। द आइलैंड फेरिसीर्स वाज हिज फर्स्ट वर्क दैट अपीयर्ड अंडर हिज ओन नेम। ध्यान रखना, यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, इनका पहला जो रियल नेम के साथ वर्क पब्लिश हुआ उसका नाम क्या था? तो नाम था साहब द आइलैंड फेरिसीर्स, और ये इनके पहले वर्क के रूप में पब्लिश हुआ है, जो कि उन्होंने पेन नेम नहीं बल्कि अपने वास्तविक नेम के साथ पब्लिश कराया था। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, इन 1906 ही मेट विद हिज रियल सक्सेस विद हिज फर्स्ट प्ले द सिल्वर बॉक्स। आप क्वेश्चन देखेंगे, जो कि अभी मैंने आपका क्वेश्चन का भी वीडियो तैयार कर रखा है, मैं आपको जल्दी ही कल वीडियो दूंगा उसका। 1906 में इनको वास्तविक सफलता प्राप्त हुई इनके पहले ड्रामा द सिल्वर बॉक्स के पब्लिकेशन के साथ। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, विच वॉज द फर्स्ट प्ले ऑफ जॉन गाल्सवर्दी। नाम आपको ध्यान रखना है, द सिल्वर बॉक्स। इन द सेम ईयर हिज फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल द मैन ऑफ प्रॉपर्टी वाज पब्लिश्ड। द सिल्वर बॉक्स इधर पब्लिश हुआ और 1906 में ही इनका एक सक्सेसफुल नॉवेल पब्लिश हुआ, नाम था द मैन ऑफ प्रॉपर्टी वाज पब्लिश्ड विच इंट्रोड्यूस्ड द वर्ल्ड टू द फॉरसाइट सागा। और ये वो वर्क था जिसने कि संसार को एक ट्रायोलॉजी से कनेक्टेड कराया और उसका नाम था फॉरसाइट सागा। इसके बारे में मैं आपको आगे इसी वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है 1910 ही पब्लिश जस्टिस विच डेल्ट विद पॉवर्टी एंड क्लास इनजस्टिस। 1910 में जॉन गाल्सवर्दी को दुनिया का चहीता ड्रामेटिस्ट बनाने के पीछे जो उनका वर्क है उसका नाम है जस्टिस। उसका पब्लिकेशन होता है जो कि पॉवर्टी और क्लास इनजस्टिस के ऊपर आधारित इनका एक प्ले है। कब हुआ साहब? 19। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है पॉइंट नंबर 13। इन 1914 एट द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही वॉज टू ओल्ड टू फाइट, सो ही वर्कड इन ए होम फॉर डिसेबल्ड सोल्जर्स।
1914 वह वर्ष जिस वर्ष में पहला विश्व युद्ध आरंभ हुआ। इस विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए तो जॉन गॉल्सवर्दी साहब की उम्र ज़्यादा हो चुकी थी, तो इस कारण से उन्होंने इस विश्व युद्ध में एक सोल्जर के रूप में, एक सैनिक के रूप में तो भाग नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान डिसेबल्ड सोल्जर्स, यानी कि वे सैनिक जो कि युद्ध के दौरान घायल हो गए थे, डिसेबल्ड हो गए थे, यानी कि अपाहिज हो गए थे, उनके लिए जो होम बना था उसमें वर्क किया। ठीक है साहब, ध्यान रखिएगा 1914 में जब पहला विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो उन्होंने डिसेबल्ड सोल्जर्स के होम में वर्क किया था। 14 पॉइंट आता है, ही रेफ्यूज्ड नाइटहुड इन 1917। 1917 में इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई, लेकिन इस उपाधि को लेने से जॉन गॉल्सवर्दी साहब ने इनकार कर दिया। फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर लॉयड जॉर्ज, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम था लॉयड जॉर्ज, उनकी तरफ से इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई 1917 में, लेकिन उन्होंने इस उपाधि को लेने से इनकार कर दिया। ऑन प्रिंसिपल, इस सिद्धांत के आधार पर, सेइंग दैट, ये कहते हुए, राइटिंग वॉज इन इटसेल्फ इट्स ऑन रिवॉल्ट, कि भैया लेखनी जो है वह स्वयं उसकी अवॉर्ड है, रिवॉर्ड है, और उन्हें अन्य किसी रिवॉर्ड की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है 50 नंबर, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ही वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ द पेन। वह एक संस्था है जिसका नाम है पेन, उसके प्रथम अध्यक्ष चुने गए, फर्स्ट प्रेसिडेंट चुने गए। एन इंटरनेशनल बॉडी ऑफ पोइट्स, ये पेन जो है वह एक अंतर्राष्ट्रीय बॉडी है पोइट्स की, प्लेराइट्स की, एसेइस्ट की, नॉवलिस्ट की, और जिसका फॉर्मेशन 1921 में एज ए प्रेसिडेंट इनको इलेक्ट किया गया। तो साहब ध्यान से सुन लीजिएगा, जॉन गॉल्सवर्दी साहब को प्रेसिडेंट बनाया गया पेन का, जो कि पोइट्स, प्लेराइट्स, एसेइस्ट और नॉवलिस्ट की एक इंटरनेशनल बॉडी है, और 1921 में इन्हें इस प्रेसिडेंशियल शिप से नवाजा गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 16। ही वॉज गिवन द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1929। 1929 में गॉल्सवर्दी साहब को ऑर्डर ऑफ मेरिट के सम्मान से नवाजा गया। कब साहब? 1929 में, 1929 में इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट के सम्मान से नवाजा गया। पॉइंट 17 वह क्वेश्चन है, आपसे इस ऐसे वह क्वेश्चन तैयार होता है जिससे कि 2000 से लेकर 2016 तक जो भी हमारी टीजीटी की परीक्षाएं हुई हैं उसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसी पॉइंट से पूछे गए हैं। इन 1932 ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। 1932 में गॉल्सवर्दी साहब को लिटरेचर के क्षेत्र में वर्क करने के लिए नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, व्हेन गॉल्सवर्दी वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, और आंसर है 1932, और ये क्वेश्चन आपसे 4 बार अब तक पूछा जा चुका है। ही वॉज टू इल टू अटेंड द नोबेल अवार्ड सेरेमनी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस समय इनको नोबेल प्राइज़ दिया जाना था उस समय ये बहुत अधिक बीमार थे, तो इनकी जगह एक अन्य जो इनका रिप्रेजेंटेटिव था उसने इस अवार्ड को लिया, और ही डोनेटेड द प्राइज मनी टू ए ट्रस्ट मीन फॉर द बेनिफिट फॉर द पेन। और इस नोबेल प्राइज़ के साथ जो भी इन्हें धनराशि प्राप्त हुई उस धनराशि को इन्होंने अपने पास न रखते हुए जो इंटरनेशनल बॉडी ऑफ प्ले राइट, नॉबलिस्ट और पोइट्स के है पेन, उसकी बेनिफिट के लिए इन्होंने वो पूरी धनराशि को क्या कर दिया था, दान में दे दिया था। ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ही डाइड ऑन 31 जनवरी 1933 लंदन फ्रॉम ए ब्रेन ट्यूमर। 31 जनवरी 1933 को लंदन में ब्रेन ट्यूमर नामक बीमारी के कारण गॉल्सवर्दी साहब का निधन हुआ। हिज एसेस वर स्कैटर्ड टू द विंड्स अकॉर्डिंग टू हिज लास्ट विश, और इनकी इच्छा थी साहब इनका अंतिम संस्कार किया जाए, इनको जलाया, इनकी डेड बॉडी को अंतिम संस्कार हिंदू रीत रिवाज जैसे होती है जिसमें कि अंतिम संस्कार में बॉडी को जलाया जाता है, ऐसे ही इनकी बॉडी को जलाया जाए, और उसके बाद जो एसेस प्राप्त हों उनको एरोप्लेन में ले जाकर इंग्लैंड के अलग अलग क्षेत्रों में इनकी राख को जो एसेस है उसको फैला दिया जाए, और ऐसा ही किया गया। ध्यान रखिएगा, भारत के भी प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी ट्रीटाइज लिखी है, अपनी लास्ट बिल जो लिखी थी उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि मेरी
बॉडी का अंतिम संस्कार करने के बाद मेरी जो एसेज हैं उनको बाया प्लेन आकाश में ले जाया जाए और उसके बाद भारत के अन्य कई क्षेत्रों में जाकर, कई स्थानों पर जाकर और उनको मैदानों में फेंक दिया जाए। ठीक है ना साहब, ऐसा ही किया गया। अच्छा, एक पॉइंट हम लोग यहाँ ध्यान रखने वाला बहुत अच्छा है, गॉल्सवर्दी हैड ए यूनिक हैबिट। ये हैबिट अंग्रेजी साहित्य में सिर्फ और सिर्फ गॉल्सवर्दी साहब के पास है। यूनिक हैबिट थी इनकी, ही यूज्ड टू टर्न एन ओल्ड नॉवेल इनटू ए न्यू प्ले। इनके पास ये गॉड गिफ्ट था कि अगर ये कोई नॉवेल लिखते थे तो आगे चलकर जब चाहते थे उस नॉवेल को एक प्ले में परिवर्तित कर देते, न्यू प्ले में परिवर्तित कर देते थे बाई चेंजिंग नेम्स, उसका नाम परिवर्तित करते हुए, शिफ्टिंग सीन्स को परिवर्तित करते हुए, एंड सब्सटीट्यूटिंग डायलॉग फॉर नरेटिव। और जैसा कि हम जानते हैं कि नॉवेल में नरेशन होता है, नैरेटिव आर्ट है, उस नैरेटिव आर्ट को बदलकर ये डायलॉग डिलीवरी में उसको परिवर्तित कर दिया करते थे। ठीक है साहब, अब इनके मेजर वर्क्स की बात कर लेते हैं साहब। मेजर वर्क्स की बात जब मैं करूं तो पहले तो मैं बात करूंगा अंडर स्यूडोनिम जॉन सेंट जॉन। पहले कुछ वर्क जो कि इन्होंने जॉन सेंट जॉन, जो कि इनका पेन नेम था, स्यूडोनिम था, उसके नाम से पब्लिश कराए थे। तो आज हम पहले उसकी बात करते हैं। उसमें सबसे पहले नॉवेल्स इन्होंने लिखे थे। पहला फ्रॉम द फोर बेंड्स 1897, दूसरा ए मैन ऑफ डेवन 1901, तीसरा ए नाइट 1901, चौथा द साइंस 1901, पाँचवा साल्वेशन ऑफ फॉरसाइट 1901, 6 जॉसलिन 1899 और आपका 7 नंबर पर आता है विला रोबेन 1900। तो ये उनके कुल मिलाकर 7 वर्क हैं जो कि उन्होंने स्यूडोनिम जॉन सेंट जॉन के नाम से लिखे थे। नाम क्या है उनके एक बार फिर से समझ लीजिए। फ्रॉम द फोर बेंड्स 1897, ए मैन ऑफ डेवन 1901, ए नाइट 1901, द साइंस 1901, साल्वेशन ऑफ फॉरसाइट 1901, जॉसलिन 1899 और विला रोबेन 1900। ठीक है साहब, अब हम लोग बात करते हैं नॉवेल्स विद हिज रियल नेम। वे नॉवेल्स जो कि गाल्सवर्दी साहब ने अपने रियल नेम जॉन गाल्सवर्दी नाम से पब्लिश कराए। पहला था द आइलैंड फेरिसीज 1904, दूसरा था साहब द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906, तीसरा था साहब द कंट्री हाउस 1907, चौथा था साहब फ्रेटर्निटी 1909 और पांचवा था पैट्रिशियन 1911। फिर सुन लीजिए, द आइलैंड फेरिसीज 1904, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906, द कंट्री हाउस 1907, फ्रेटर्निटी 1909, द पैट्रिशियन 1911। नेक्स्ट नॉवेल्स की अगर मैं बात करूं तो 6 नंबर पर आता है इनका द डार्क फ्लावर 1913, फ्रीलैंड्स 1915, बियॉन्ड 1917, 9 नंबर पर द सेंट्स प्रोग्रेस 1919 और 10 नंबर पर द चांसरी 1920। फिर सुन लीजिए साहब, 6 नंबर पर द डार्क फ्लावर 1913 में पब्लिकेशन होता है। फ्रीलैंड्स जो कि नॉवेल है 1915 में पब्लिकेशन हुआ। बियॉन्ड एक नॉवेल 1917 में पब्लिकेशन होता है। द सेंट्स प्रोग्रेस 1919 में पब्लिकेशन हुआ इसका और द चांसरी 1920 में इसका पब्लिकेशन होता है। अगले कुछ और वर्क्स की बात कर लेते हैं। 11 नंबर पर आता है टू लेट 1921, 12 नंबर पर द फॉरसाइट सागा 1922, 13 नंबर पर द वाइट मंकी 1924, 14 नंबर पर द शो 1925 और 15 नंबर पर ए साइलेंट बोइंग 1927। फिर सुन लीजिए, टू लेट 1921, द फॉरसाइट सागा 1922, द वाइट मंकी 1924, 14 नंबर पर द शो 1925 और 15 नंबर पर ए साइलेंट बोइंग 1927। उसके बाद 16 नंबर पर आता है पासर बाई 1927 में पब्लिकेशन होता है। 17 नंबर पर स्वान सॉन्ग 1928 में पब्लिकेशन है। 18 नंबर पर ऑन फॉरसाइट चेंज 1930, 19 नंबर पर मेड इन बेटिंग 1931, 20 नंबर पर फ्लॉवरिंग वाइल्डरनेस 1932 और 21 नंबर पर ओवर द रिवर 1933। तो ये 21 नॉवेल जो कि इन्होंने अपने रियल नेम जॉन गाल्सवर्दी नाम से पब्लिश कराए थे, उनके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम लोग इनके प्लेस की बात कर लेते हैं साहब। प्लेस की बात करूं तो पहला है द सिल्वर बॉक्स 1906, ध्यान रखिएगा साहब, बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे। दूसरा है जॉय 1907, तीसरा है स्ट्राइफ 1907, चौथा है द कंट्री हाउस 1907 और फिफ्थ है जस्टिस 1910। इसमें आप पहला
तीसरा और पाँचवा, ये 3 बार याद कर लीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं से पूछे गए हैं। सिल्वर बॉक्स इसलिए क्योंकि वो पहला ड्रामा है और सक्सेसफुल भी है, दूसरा स्ट्राइप से पूछे गए हैं और तीसरा जस्टिस से पूछे गए हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं साहब और ड्रामास की बात करते हैं। द पिजन 1912, द एल्डेस्ट सन 1912, फ्यूगिटिव 1913, द मॉब 1914, द बिट ऑफ लव 1914। फिर सुन लीजिए, द पिजन 1912, द एल्डेस्ट सन 1912, फ्यूगिटिव 1913, द मॉब 1914, ए बिट ऑफ लव 1914। चलिए साहब और ड्रामास की बात कर लेते हैं इनके। 11 नंबर पर द फाउंडेशंस 1917, 12 नंबर पर द स्किन गेम 1920 और 13 नंबर पर लॉयल्टीज़ 1922। आप इसको विशेष ध्यान रखिएगा साहब, लॉयल्टीज़ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो लॉयल्टीज़ भी ध्यान रखिएगा। 1922 में इसका पब्लिकेशन होता है साहब। ठीक, तो ये 13 प्रमुख ड्रामास हैं जॉन गाल्सवर्दी साहब के। चलिए अब हम लोग इनकी ट्रायोलॉजी की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ट्रायोलॉजी, द फॉरसाइट सागा 1922 is a series of 3 novels and 2 interludes published between 1906 and 1921। फॉरसाइट सागा के नाम से इनकी पहली ट्रियोलॉजी पब्लिश होती है 1922 में, जिसमें कि इनके 3 नॉवेल्स और 2 इंटरल्यूड्स पब्लिश होते हैं 1906 से लेकर 1921 के बीच, और ये इनका मास्टरपीस कहा जाता है। इट इज एज मास्टरपीस गाल्सवर्दी साहब का। तो ये क्या क्या हैं साहब, जरा इनमें समझने की का प्रयत्न करें। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी ये नॉवेल है जिसका पब्लिकेशन 1906 में हुआ। इंडियन समर ऑफ ए फॉरसाइट जो कि इंटरल्यूड है 1918 में पब्लिकेशन होता है इसका। तीसरा है इन चांसरी 1920 में ये नॉवेल पब्लिश हुआ। चौथा है अवेकनिंग इंटरल्यूड है, ये भी 1920 में पब्लिश हुआ। और टू लेट ये नॉवेल है, इसका पब्लिकेशन हुआ 1921 में। तो 3 आपके नॉवेल और 2 इंटरल्यूड, अवेकनिंग और इंडियन समर ऑफ ए फॉरसाइट ये आपके इंटरल्यूड हैं, और 3 नॉवेल हैं फर्स्ट फॉरसाइट सागा में, फर्स्ट ट्रियोलॉजी में द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, उसके बाद इन चांसरी और बेटा फिर है टू लेट। ठीक, आपको इनको ध्यान रखना है ये पॉइंट, और आप ध्यान रख लीजिए इससे क्वेश्चन बना है। इंडियन समर ऑफ ए फॉरसाइट इज कंसीडर्ड टू बी गाल्सवर्दीज मास्टरपीस। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, विच इज कॉल्ड द मास्टरपीस ऑफ जॉन गाल्सवर्दी, एंड द आंसर इज इंडियन समर ऑफ ए फॉरसाइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज सेकेंड ट्रायोलॉजी। 3 ट्रायोलॉजीज इनकी पब्लिश हुई हैं। सेकेंड ट्रायोलॉजी की बात करूँ, गाल्सवर्दीज ऑन सीक्वल टू फॉरसाइट सागा केम इन मॉडर्न कॉमेडी। गाल्सवर्दी साहब का जो सेकेंड ट्रायोलॉजी है फॉरसाइट सागा का, वो मॉडर्न कॉमेडी के रूप में पब्लिश हुआ, रिटन इन द ईयर 1924 to 28। और इन्होंने लेखनी जो है वो 1924 से 1928 के बीच की। दिस कॉम्प्राइजेज ए नॉवेल, इसमें एक नॉवेल को कॉम्प्राइज करने का काम किया गया है। नॉवेल का नाम है द वाइट मंकी। उसके बाद इंटरल्यूड दिया गया है ए साइलेंट बूइंग का, और साथ ही साथ ए सेकेंड नॉवेल, एक दूसरा नॉवेल भी इसमें दिया गया है द सिल्वर स्पून। एक सेकेंड इंटरल्यूड भी दिया गया है पासरबाई के लिए, और एक तीसरा नॉवेल दिया गया है स्वान सॉन्ग। तो ध्यान रख लीजिए, गाल्सवर्दी साहब का सीक्वल जो आया फॉरसाइट सागा का, उसको मॉडर्न कॉमेडी के नाम से भी जाना जाता है, जिसको इन्होंने 1924 से 28 के बीच में लिखा था। इसमें एक नॉवेल द वाइट मंकी को कॉम्प्राइज किया गया है, ए साइलेंट बूइंग का इंटरल्यूड लिखा गया है, एक दूसरा नॉवेल आया है इसमें द सिल्वर स्पून, और दूसरे एक इंटरल्यूड भी लिखा गया नॉवेल का पासरबाई का, और एक थर्ड नॉवेल भी इसमें पब्लिश हुआ है स्वान सॉन्ग के नाम से। अब आते हैं हम लोग थर्ड ट्रायोलॉजी के लिए, इनके बहुत महत्वपूर्ण और लास्ट है इसका ये। थर्ड ट्रायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो थर्ड ट्रायोलॉजी में आता है गाल्सवर्दी रोड वन फर्दर ट्रायोलॉजी। गाल्सवर्दी साहब ने एक तीसरी ट्रायोलॉजी लिखी, एंड ऑफ द चैप्टर। इसमें एक नॉवेल आया एंड ऑफ द चैप्टर के नाम से। मैन इन वेटिंग फ्लॉवरिंग वाइल्डरनेस, इसका कॉम्प्राइजिंग किया गया है इसमें इस नॉवेल का। और ओवर द रिवर एक और नॉवेल है जिसको कि हम नोन एज वन मोर रिवर के नाम से भी जानते हैं। ये 3 नॉवेल इसमें लिखे गए हैं। ठीक है साहब, पहला कौन सा, एंड ऑफ द चैप्टर, ये एक नॉवेल है। मैन इन वेटिंग फ्लॉवरिंग वाइल्डरनेस को इसको कॉम्प्राइज किया है, और एक और नॉवेल इसमें पब्लिश हुआ है ओवर द रिवर, जिसको कि वन मोर रिवर के नाम से भी जाना जाता है। नोट आप लोग दो याद रख लीजिए। पहला नोट है आपके लिए, दीज 3 ट्रायोलॉजीज आर पब्लिश्ड अंडर द कलेक्टिव टाइटल ऑफ
फॉरसाइट क्रॉनिकल्स। ये तीनों जो इनके जो ट्रियोलॉजीज़ हैं उनका इकट्ठा फिर पब्लिकेशन हुआ है और उसका नाम रखा गया है एक साथ जब पब्लिकेशन हुआ द फॉरसाइट क्रॉनिकल्स के नाम से। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, 1994 सुलेखा डॉसन wrote a sequel to the Foresight called The Foresight The Saga Continues। 1994 में एक राइटर हुई जिनका नाम है सुलेखा डॉसन। उन्होंने फॉरसाइट का एक सीक्वल लिखा है और इस फॉरसाइट को नाम दिया द फॉरसाइट्स द सागा कॉन्टिन्यूस। ये हैं जॉन गॉल्सवर्दी साहब, उनके द्वारा लिखे गए वर्क, उनको मिले हुए अवार्ड्स, उनके जो पदों पर उन्होंने काम किया वो, और साथ ही साथ उनके जीवन से कनेक्टेड महत्वपूर्ण पॉइंट जो हैं जो हो सकते हैं वो मैंने आपको देने का प्रयत्न किया है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करिए। और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।